आज हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे हिस्टोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसका आज लेक्चर नंबर 5 है। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, मस्कुलर कंप्लीट हो चुका हमारा और कनेक्टिव कंप्लीट है। तो ये लास्ट टिश्यू बचा है हमारा नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्वस टिश्यू क्या है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, जितना भी हमारे बॉडी में जो इतनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है वो नर्वस टिश्यू करता है। तो जब हम न्यूरल सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसमें हम पूरा डिटेल में नर्वस टिश्यूज क्या काम करते हैं और किस तरीके से कंट्रोल करते हैं पूरा डिटेल में देखते हैं। तो वहां पर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी, मोटर, ये सारे न्यूरॉन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नर्वस टिश्यू की हिस्टोलॉजी पढ़नी है। तो नर्वस टिश्यू क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जो इनका ओरिजिन है ये याद रखिएगा, वो होता है एक्टोडर्मल। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसे कहते हैं हम माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोसाइट्स होते हैं ये क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन में है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है माइक्रोग्लियल सेल, वो भी आपकी क्या है, नर्व सेल होती हैं। तो वो एक एक्सेप्शन है जो क्या होती हैं आपकी मीजोडर्मल ओरिजिन है जिनका। नर्वस टिश्यू जो है वो 2 मेजर टाइप्स की सेल से बनता है। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन्स एंड अनदर वन इज न्यूरोग्लियल सेल्स, जिन्हें ग्लियल सेल भी कहते हैं। जो न्यूरॉन्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम की, वो न्यूरॉन है। ठीक है, आपने न्यूरॉन के बारे में अभी तक पढ़ा होगा। तो जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस टिश्यू की, वो क्या है आपकी, न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन की 2 प्रॉपर्टी हैं। ये क्या होता है, एक्साइटेबल सेल है, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्स को ये जनरेट भी कर सकता है और उसका ट्रांसमिशन भी कर सकता है। तो ये एक और सेल है मस्कुलर सेल। मस्कुलर सेल में हमने पढ़ा था कि वो भी क्या करता है, आपका एक्साइटेबिलिटी उसकी भी एक प्रॉपर्टीज है, वो भी एक्साइट हो सकता है। थ्रू दीज सिग्नल्स न्यूरॉन कंट्रोल, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी फंक्शन। तो जितने भी बॉडी फंक्शन है वो इन सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो आप कहें कि सपोर्टिंग और नर्व सेल हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, दोबारा बन नहीं सकते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए और उनको नरिश करने के लिए बहुत सारी न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। जैसे न्यूरॉन्स तो एक सिंगल यूनिट है, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स 6 अलग अलग टाइप के सेल से बनती है, जिसे न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। ये क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं या सपोर्टिंग सेल होती है नर्वस सिस्टम की। They do not generate action potential, but they protect, nourish, insulate and maintain the environment needed for proper neuron function. तो प्रॉपर न्यूरॉन फंक्शन करने के लिए ये क्या करती हैं, न्यूरॉन को एक मीडियम देती हैं, एनवायरनमेंट देती हैं, उनको नरिश करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो नर्वस टिश्यू कंट्रोल मसल्स एक्टिविटी, जितनी भी आपकी बॉडी में एक्टिविटी है वो सारी की सारी नर्वस टिश्यू की वजह से ही कंट्रोल हो पा रही हैं। जैसे हमने हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट देखा है कि आपका अगर हाथ किसी हॉट प्लेट में पड़ेगा तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे करते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, जो आपका हाथ तुरंत पीछे आता है वो सिग्नल ब्रेन से आपके सेंसरी ऑर्गन के पास न्यूरॉन्स लाते हैं। तो ये सारी जितना भी कोऑर्डिनेशन बॉडी करती है वो आपके नर्वस टिश्यू की वजह से करती है, न्यूरॉन्स की वजह से करती है। तो नर्वस टिश्यू कंट्रोल मसल एक्टिविटी, ग्लैंडुलर सेक्रेशन, सेंसरी perception, memory, emotion and all higher function necessary for survival and adaptation. तो सारा फंक्शन कौन करेगा, आपका न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को देख लेते हैं। न्यूरॉन ये स्ट्रक्चर आपने बहुत टाइम से देखा हुआ है। तो न्यूरॉन जो है, सेंटिगो रैमान वाई काजल एक हिस्टोलॉजिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, उसका डिटेल स्ट्रक्चर नर्व सेल ने का दिया था इन्होंने। A nerve cell with all its processes is called a neuron. तो नर्व सेल क्या है, एक नर्व सेल है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, एक एक्सॉन है, डेंड्राइट्स हैं, तो इसे आप कहते हैं न्यूरॉन। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जब आएगा क्वेश्चन तो आपको क्या देना है, इसका न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स हैं 3 मेन पार्ट से बनता है, कहीं कहीं आप 2 पार्ट्स भी देखेंगे, एक सेल बॉडी और दूसरे जो उसके जितने भी डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। तो उसमें हम डेंड्राइट और एक्सॉन ये 2 चीजें पढ़ते हैं। तो जो मेन पार्ट है उसका सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाना एक बार समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। आप भी इसे ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ।
ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये है आपकी डेंड्राइट। ये देखिए इसी तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये है आपका सेल बॉडी, जिसे आप कहें सेल बॉडी, साइटोन, पेरिकैरियन या सोमा। इसके बहुत सारे नाम हैं, जो आपको सही लगता है वो याद कर लीजिए। इसमें साइटोन और सेल बॉडी, ये दो नाम तो आपको याद रखने ही है। तो बाकी ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये है मेन बॉडी, जिसे आप कहते हैं सेल बॉडी। इसमें होता है एक न्यूक्लियस। जैसे सेल में जितने स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। देखिए साइटोप्लाज्म में इसमें बहुत कुछ प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म पेन बदल लेते हैं हम। देखिए ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल बॉडी में। फिर आपका प्रेजेंट होता है इसमें गोल्जी बॉडीज, जैसे सेल में जो चीजें प्रेजेंट हैं आपकी प्रेजेंट होगी इसमें गोल्जी बॉडीज। फिर इसमें छोटे छोटे न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे, इन्हें कहते हैं न्यूरोफिब्रिल। ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन का काम करता है, मतलब इसको सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट जो तो न्यूरोफिब्रिल से ही आता है। तो न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है इसमें। ये क्या काम करता है, एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है, या कहना चाहिए साइटोस्केलेटन है ये। ठीक। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। तो ये हमने ऐसे पिंक से कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये है आपका नीजल, इसे नीजल ग्रेन्यूल कहिए या नीजल बॉडी, बहुत जगह पर आप नीजल बॉडी भी पढ़ेंगे। तो ये है नीजल ग्रेन्यूल्स। ये नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो लगे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसमें होता है, इसमें आप कहेंगे कि इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो नीजल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो करते हैं आपकी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा उसके पास mRNA होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER प्रेजेंट होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या हो पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें जो प्रोटीन बनता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनाते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और यहाँ पर जो आर्बोराइजेशन होता है, अभी हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये जो एक्सॉन होता है वो कुछ इस तरीके से लास्ट में ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, लास्ट में इसमें नॉब बनाता है इस तरीके से। तो ये जो आर्बोराइजेशन होता है, नर्व फाइबर की जो एंडिंग होती है, यहाँ पर वेसिकल्स होती हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ जो प्रोटीन बन रहा है नेजल ग्रेन्यूल में, वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में यहाँ सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो रहा है। दूसरी चीज जो प्रोटीन इसमें बनता है वो ग्रोथ में काम करता है, इसके रिपेयर में काम करता है। तो नेजल ग्रेन्यूल ये एक स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करेंगे डेंड्राइट की। तो डेंड्राइट का ये स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट, ये सारे डेंड्राइट हैं। ये क्या होते हैं, टेपरिंग होते हैं, टेपरिंग एंड है इनका, और ब्रांच होते हैं, और साथ में ये होते हैं एफरेंट। एफरेंट मतलब ऐसी नर्व्स, एफरेंट नर्व्स कहते हैं, जो सिग्नल को स्टिमुलाई से बॉडी की तरफ को लाती है। ठीक है, तो ये सिग्नल को जो स्टिमुलाई है वहां से इस बॉडी, सेल बॉडी की तरफ को लाएगी, तो उसे कहते हैं एफरेंट। जो सेल बॉडी से बाहर को ले जाएगी, जैसे एक्सॉन है, ये सेल बॉडी से सिग्नल को बाहर ले जाएगी बॉडी से, तो इसे कहते हैं ईफरेंट। तो ईफरेंट और एफरेंट में आप समझ गए होंगे कि एफरेंट नर्व्स किन्हें कहते हैं और ईफरेंट नर्व्स किन्हें कहते हैं। जो निजल ग्रैन्यूल है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो निजल ग्रैन्यूल होता है वो आपका डेंड्राइट में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि निजल ग्रैन्यूल और कहाँ प्रेजेंट है, तो ये ऑल्सो प्रेजेंट
इन डेंड्राइट। फिर ये जो स्ट्रक्चर है, जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां से जो साइटोन है वो आपका एक्सॉन के साथ जुड़ता है, ये एक्सॉन है, इस पोर्शन को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये है एक्सॉन हिलॉक। यहां से ही जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो नीचे को एक्सॉन में जाता है, यहीं से जनरेट होता है। तो इसमें जो मटेरियल भरा है उसको आप कहोगे, एक्सॉन के अंदर होगा तो इस साइटोप्लाज्म को आप कहोगे एक्सोप्लाज्म। ये जो एक्सॉन होता है इसके बाहर प्रेजेंट होती है स्वांज शेल। ठीक है, इसके बाहर ऐसी स्वांज शेल प्रेजेंट होती हैं। यह आपकी स्वांज शेल। और ये शेल जो होती हैं, ये जो सेल होती हैं, ये एक मटेरियल सिक्रीट करती हैं और इस तरीके से वो एक्सॉन के ऊपर लगा रहता है। इसे कहते हैं माइलिन शीथ। ये क्या है आपकी माइलिन शीथ। स्वान सेल का एक और नाम है, उसे कहते हैं न्यूरोलेमोसाइट। तो इसका एक और नाम मिलेगा आपको न्यूरोलेमोसाइट, या स्वान सेल कहिए, न्यूरोलेमोसाइट कहिए। ये जो होती है ये इस तरीके से एक व्हाइट मटेरियल सिक्रीट करती है जो एक्सॉन के ऊपर लगा रहता है। ये है आपका माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के फॉर्मेशन को ही आप माइलिनेशन भी कहते हैं। माइलिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। ये जो बीच में जहां पर आपको गैप दिख रहा है, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। अब जो ये माइलिन शीथ होती है ये आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और ये काम करती है इंसुलेशन का। ठीक है, ये इंसुलेटेड होती है। तो जब आप एक नर्व फाइबर को देखेंगे, मान लिया ये एक नर्व फाइबर है, तो जब आप उसे देखेंगे तो बाहर से वो एक माइलिन, वो इस तरीके से श्वान सेल से घिरी होगी। एक श्वान सेल ऐसे लगा होगा, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। तो श्वान सेल इस तरीके से इसे पूरा बाहर से कवर करे रखेंगे। और वो क्या करती है, एक व्हाइट कलर की एक मटेरियल फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करता है जो पहले नर्व सेल को घेरता है। तो जब आप नर्व सेल को इस तरीके से देखेंगे तो पहले आपको नर्व, ये एक्सॉन दिखेगा, उसके बाद एक माइलिन शीथ दिखेगी, उसके बाद बाहर से आपका स्वान शेल होगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर जब हम नीचे इसके एंडिंग में देखते हैं, एंडिंग में ये आर्बोराइजेशन होते हैं। ये आर्बोराइजेशन प्रेजेंट है जिसमें आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर एटीपी की बहुत जरूरत है। तो इसमें प्रेजेंट है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रेजेंट है सिनेप्टिक वेसिकल कहिए या सिनेप्टिक बल्ब। सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट हैं और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में भरा है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं इन्हें, इन्हें आप सिनेप्टिक नॉब भी कह सकते हैं, नॉब, या आप इन्हें बल्ब कहिए। तो इन स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो आर्बोराइजेशन है, इन्हें कहते हैं सिनेप्टिक नॉब या बल्ब। और इसके अंदर ये इस तरीके से वेसिकल्स होती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसमें। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। टोटल जो एक्सॉन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब यही हमने डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। जैसा हमने लिखा है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, जिसे साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन कहते हैं। Cell body also called the cyton, soma, perion. Perikaryon is the main metabolic and functional center of the neuron. ये structure है उसका। The cytoplasm of the cell body contains Golgi body, mitochondria and lysosome. तो इसमें mitochondria, Golgi body और lysosome present है।
न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया एक साइटोस्केलेटन की तरह काम करते हैं, जैसे हमने इसमें बता रखा है। ये न्यूरोफिब्रिल्स आपके प्रेजेंट है, ये न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है जो साइटोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। ये इसको स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेल बॉडी में और प्रेजेंट है आपका नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, जिसे नीजल बॉडी भी कहते हैं। ये किससे बना रहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एमआरएनए से और राइबोसोम से, क्योंकि इसमें आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा, जो प्रोटीन बनेगा वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, न्यूरॉन के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस को के लिए होता है, उसका डैमेज को रिपेयर करता है और न्यूरोट्रांसमीटर और एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। देखिए एक और डायग्राम है सेल बॉडी का, जिसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या नीजल बॉडी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस, न्यूरोफिलामेंट है जिन्हें न्यूरोफिब्रिल्स कहा है, एक्सॉन हिलॉक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक्सॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, सिनैप्स हैं, डेंड्राइट। तो सिनैप्स कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है आपका सेल बॉडी का। फिर हमने डेंड्राइट की बात की। डेंड्राइट जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, टेपरिंग है, हाईली ब्रांच प्रोसेस है, अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये हमने इसमें देखा है कि सेल बॉडी से इस तरीके से अराइज होते हैं। ये आपका डेंड्राइट है, टेपरिंग, शॉर्ट, ब्रांच्ड, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। दे कैरी नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है, इसलिए इन्हें एफरेंट प्रोसेसेस कहते हैं। जो सेल बॉडी की तरफ लाती हैं इम्पल्सेस को, उन्हें आप एफरेंट कहते हैं, और जो सेल बॉडी से दूर ले जाती हैं उन्हें इफरेंट कहा जाता है। Their extensive branching increase surface area, allowing a neuron to receive many signals at one. एक टाइम पे बहुत ज्यादा वो सिग्नल रिसीव कर सके, इसलिए इसमें इतनी सारी ब्रांचिंग होती है। Each dendrite is thick at the base and gradually tapers at its extent outward. जैसे जैसे वो बाहर को जाएगा वैसे वैसे वो टेपरिंग होता जाएगा। इसमें भी आपका नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे, और जो न्यूरोफिब्रिल्स आपको मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे। जो डेंड्राइट है वो एक्ट एज अ मेन रिसेप्टिव रीजन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो रिसेप्टर रीजन है, वो मेन रिसेप्टर रीजन आपका क्या है? डेंड्राइट होते हैं। फिर है हमारे पास एक्सॉन। एक्सॉन का स्ट्रक्चर हमने कहा सिंगल लॉन्ग प्रोजेक्शन है और कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को दूर ले जाता है। इट बिगिंस अ कोन शेप्ड रीजन कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। देखिए ये है एक्सॉन हिलॉक, ने यहाँ भी स्ट्रक्चर बनाया है एक्सॉन हिलॉक का। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हमने एक्सॉन हिलॉक बनाया है। फिर द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोलीमा। जो बाहर की एक्सॉन मेम्ब्रेन होगी उसे एक्सोलीमा कहेंगे, और जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे। एक्सॉन कवर्ड रहता है माइलिन शीट से, जो स्वान सेल बनाती हैं, ठीक है, ये स्वान सेल्स हैं, ये स्वान सेल हैं, और ये क्या बना रही है? माइलिन शीट बना रही है। स्वान सेल रैप अराउंड द एक्सॉन इन मल्टीपल लेयर ऑफ लिपिड रिच मेम्ब्रेन। तो जो ये मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड की होती है, तो बहुत सारी इसमें आपस में मतलब नर्व के बाहर बहुत सारी माइलिन शीट बन जाती हैं। जो स्वान सेल है बहुत सारी माइलिन शीट बना देता है। द गैप बिटवीन टू एजेस इन स्वान सेल आर नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं इसे? नोड ऑफ रेनवियर। Along the axon, side branches called axon collaterals may arise. जो एक्सॉन्स हैं उनमें इस तरीके से 90 डिग्री पर इस तरीके से ब्रांचिंग होती रहती है, इसे कहते हैं कोलेटरल ब्रांच या कोलेटरल एक्सॉन। एट द टर्मिनल एंड द एक्सॉन शो आर्बोराइजेशन, ठीक है, टर्मिनल एंड में ऐसा इसका आर्बोराइजेशन होता है, विच माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर। जहां पर आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर उनमें रहता है। These bulb form synapse with other neurons, muscle fiber और gland cell enabling communication। और ये जो बल्ब्स होती हैं, ये सिनेप्टिस, ये दूसरों के साथ सिनेप्स बनाती हैं, अभी देखेंगे सिनेप्सिस क्या है, और इस तरीके से ये कम्युनिकेट करती हैं, चाहे ग्लैंड सेल्स के साथ करना है, चाहे मसल्स के साथ करना है, चाहे न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेट करना है। फिर हम बात करेंगे सिनेप्स की। सिनेप्स देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जहां से नर्व इम्पल्स आगे बढ़ रही है उसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक, और जहां उसने देना है उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें ये वेसिकल्स प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है।
A synapse is the functional chemical contact between two neuron or between neuron and a muscle cells. ठीक है, ये जो सिनेप्स है ये कांटेक्ट होता है, ये कैसा कांटेक्ट है, केमिकल कांटेक्ट है, ये न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच होगा और न्यूरॉन और मसल सेल के बीच होगा, तो इसे कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. The two cells do not touch, they are separated by a small gap called the synaptic cleft. तो इस गैप को कहते हैं synaptic cleft, इस गैप को. At the synapse, the nerve impulse is transmitted with the help of neurotransmitter. तो किसकी हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस? न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से, जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा रहता है और इसे बनाता है आपका नेजल ग्रेन्यूल के अंदर ये बनता है. Which are chemical messengers stored in synaptic vessels of presynaptic neuron. तो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगी, जिससे क्या होगा कि वो आगे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें ये कन्वे कर देगा आगे को, उसमें नर्व इम्पल्स कन्वे होगी. When an impulse reaches the synaptic terminal, neurotransmitters such as acetylcholine, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या हो सकते हैं, एसिटोकोलिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, ये रिलीज हो जाते हैं क्लेफ्ट में, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं और इम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं. These chemicals cross the gap and bind to receptors on the postsynaptic cell, allowing the impulse to continue. Thus, a synapse enable communication between neurons or between neurons and muscles in a rapid control manner. तो इस तरीके से ये synapse का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट है हमारा न्यूरोग्लियल सेल. तो हमने बताया था कि जो नर्वस टिश्यूज हैं वो बने हैं आपके न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से. इन्हें ग्लियल सेल्स भी कहते हैं, मतलब ये सपोर्टिंग सेल्स हैं नर्वस सिस्टम में, या कहें आपके नर्व सेल्स हैं. मोर देन 50% ऑफ न्यूरॉन टिश्यू, मोर देन 50% आपके न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, न्यूरॉन रीजनरेट नहीं कर सकता है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकता है, न्यूरॉन बन नहीं सकता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको नरिश करने के लिए बहुत सारी न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 50% से ज्यादा होती है, मोर देन 50%. This entire supportive tissue network is collectively called neuroglia. Neuroglial cells do not conduct nerve impulses. Instead, they provide protection, nourishment, insulation and structural support to neuron. तो मैंने जैसे बताया कि ये क्या नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर सकती हैं, बल्कि ये सिर्फ सपोर्ट और नरिशमेंट का काम करती हैं. They can divide and sometimes form glioma. तो कभी कभी जो नर्वस टिश्यू में आप सुनते हैं कि ट्यूमर हो गया है, ये ट्यूमर होता है जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं, वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती हैं और ट्यूमर बनाती हैं, इसे कहते हैं ग्लायोमा. तो छह तरीके के न्यूरोग्लियल सेल हैं. एक ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड की होती है, एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल. तो ये जो तीन है शुरू की, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट और एपेंडाइमल सेल, ये प्रेजेंट होती हैं आपकी सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो स्वान सेल और सैटेलाइट सेल हैं ये होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएसएन में. ये हैं सेंट्रल में और ये हैं पेरिफेरी में. तो सबसे पहले हम देखेंगे ओलिगोडेंड्राइट सेल. ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, देखिए इस टाइप से कुछ होती हैं ये सेल, इस टाइप की सेल हैं. ये शॉर्ट होती हैं, फ्यू होती हैं, शॉर्ट्स हैं और ब्रांचिंग प्रोसेसेस होती हैं, इनमें बहुत सारी ब्रांच हैं. लार्ज सेल बॉडी है, इस टाइप से सेल बॉडी बहुत लार्ज है, और न्यूक्लियस है, इसमें राउंडेड न्यूक्लियस होता है. साइटोप्लाज्म अपेयर अनस्टेन्ड. साइटोप्लाज्म ऐसा लगता है जैसे अनस्टेन है और बिल्कुल क्लियर हॉलो क्लियर इमेज देता है, मतलब क्लियर न्यूक्लियस आपको उसमें दिखाई देता है. देयर मेन फंक्शन इज माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन इन द सीएनएस. तो जैसे हमने वहां देखा कि स्वान सेल जो होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाती है, जबकि सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो माइलिन शीट बनाता है एक्सॉन के चारों तरफ, वो होता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट. तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, उसका काम है माइलिनेशन करना. ये एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल 50 एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकता है, जबकि वहां एक एक्सॉन में 3-4 स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जबकि यहाँ एक ओलिगोडेंड्राइट 50 एक्सॉन को माइलिनेटेड कर सकता है. वो इन डेंड्राइट के थ्रू, जो ये ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट है, इनके थ्रू क्या करता है, ये देखिए दिख भी रहा है, एक ये
दूसरा, ये थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये क्या कर रहा है, 6 और नीचे 7 जो एक्सॉन्स है उसको माइलिनेट कर रहा है। माइलिन जो होता है वो इंसुलेटिंग लेयर है जो नर्व फाइबर्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। इन द CNS माइलिनेशन इज फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, whereas in the PNS is formed by Schwann cell। तो वहां ये Schwann cell के थ्रू बनता है। फिर नेक्स्ट सेल्स हैं आपकी एरोसाइट सेल। ये है एरोसाइट सेल। एरोसाइट सेल जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, लार्जेस्ट सेल हैं और स्टार शेप्ड होती हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि स्टार शेप्ड है, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचिंग निकली हुई हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है कि जो ब्लड है उसमें बहुत सारी केमिकल्स हैं, मतलब बहुत सारे उसमें कुछ बाहर की चीजें भी आ सकती हैं, कुछ खराब गलत चीजें भी आ सकती हैं जो आपके ब्रेन में नहीं जानी चाहिए। तो ये सेल्स क्या करती हैं कि ब्रेन और ब्लड के बीच में इस तरीके से बैरियर बनाती हैं। दो सेल हैं, एक एपेंडाइमल सेल और एक दूसरा एस्ट्रोसाइट सेल्स। ये दोनों ही ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करती हैं। ये अपने फीट से इस तरीके से कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, इसमें चारों तरफ, इसको चारों तरफ से इस तरीके से पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से इस न्यूरॉन को, जितने भी इसके एंड फीट है उससे कुछ इस तरीके से ये ब्लड कैपिलरीज को और न्यूरॉन को एक कवरिंग देती है। By wrapping their end feet around capillaries provide structural support, regulate neurotransmitter। दो टाइप की हैं। अगर ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट है, ब्रेन में दो टाइप के मैटर हैं, ग्रे और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में प्रेजेंट है तो वहां ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट होंगी और अगर व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है तो वहां पर ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होंगी। अब हम बात करेंगे माइक्रोग्लिया सेल की। ये स्मॉलेस्ट सेल हैं और ये डिराइव होती हैं मेसोडर्म से, जबकि हमारा सारा जितना भी नर्वस टिश्यू है वो आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन है उनका। ये फैगोसाइटिक सेल की तरह काम करती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस सेल हैं उनकी तरह काम करती है, इम्यून सेल्स की तरह काम करती है। ये क्या करती हैं कि जितना भी आपका नर्वस टिश्यू के अंदर जो भी डिब्रेस होगा या जो भी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी, डैमेज होगा, जो भी इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन होगा, उस सबको जो कंट्रोल करेगी वो करेगी आपकी माइक्रोग्लियल सेल। इसमें इस तरीके से न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, फैगोसाइट्स करती हैं ये। फिर आपकी एपेंडाइमल सेल, ये भी आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। तो जैसे ये है आपका सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये है, इसके बाद ये एपेंडाइमल सेल हैं। फिर यहाँ पर आपकी एरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टार शेप। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। लाइन वेंट्रिकल ब्रेन को लाइन करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करती हैं और क्रिएट बैरियर बिटवीन CSF एंड नर्वस टिश्यू। फिर है हमारी सैटेलाइट सेल और स्वान सेल। ये दोनों सेल जो हैं वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगी। फ्लैटेंड ग्लियल सेल है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये है आपकी सैटेलाइट सेल, ये स्वान सेल है, ये सैटेलाइट सेल है। Flattened glial cell found in the PNS surround neuronal cell bodies in ganglion। तो गैंग्लियन में प्रेजेंट है। गैंग्लियन क्या होते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो जब एक जगह पर बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे आप गैंग्लिया कहते हैं। दे फंक्शन लाइक CNS एस्ट्रोसाइट। तो जैसे एस्ट्रोसाइट का फंक्शन है वहां, उसी तरीके से यहाँ इनका फंक्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ये क्या करती हैं, कैप्सूल को प्रोटेक्ट करती हैं, रिपेयर, रीजनरेट एंड प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है स्वान सेल। स्वान सेल हमने देख लिया है। इन्हें न्यूरोलेमोसाइट भी कहते हैं और ये क्या करती हैं, माइलिनेशन करती हैं, माइलिन शीट बनाती हैं। PNS में ये बनाती हैं स्वान सेल माइलिन शीट और CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती हैं। माइलिन शीट एक इंसुलेटर लेयर है, देखिए इस तरीके से है। जैसे ये है, ये पहले स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं जो स्वान सेल है, ये स्वान सेल है और ये जो है आपके अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है। ये अनमाइलिनेटेड है और धीरे धीरे इनके ऊपर ये माइलिनेशन आ गया है और अब ये माइलिन शीट आ गई है, अब ये माइलिनेटेड हो गए हैं। तो ये स्वान सेल इस तरीके से माइलिन बनाती है और जो बीच में गैप होता है उसे कहते हैं आप नोड ऑफ रेनवियर। इस अब न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे। हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, अब इसके टाइप्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, देखिए दो टाइप से हमने इसे क्लासिफाई किया है, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर, दूसरा इनके फंक्शन के बेसिस पर। तो जब हम इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं
तो हम ये कह सकते हैं कि 4 टाइप के हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 3 टाइप के दिखेंगे। 3 टाइप के क्या हैं, जब हम बात करेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की, तो ये बहुत जगह पर आपको सिंगल दिखाई देगा, यूनिपोलर ब्रैकेट में आप सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, फिर मल्टीपोलर और आपका बाइपोलर न्यूरॉन होता है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है वो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। जनरली हम यूनिपोलर की बात करेंगे जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन निकला रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस की एक्सटेंशन, सेल बॉडी में से कितनी एक्सटेंशन अराइजेस हैं, ये आपकी सेल बॉडी है, इसमें से कितने एक्सटेंशन अराइज हैं, इसके बेसिस पर जब हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितने टाइप के हैं, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो जब हम यूनिपोलर की बात करते हैं तो ट्रू यूनिपोलर जो है जिसमें एक आपकी सेल बॉडी है और उसके साथ आपका सिर्फ एक प्रोसेस निकला है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। लेकिन ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आप डेवलपमेंट की एम्ब्रियोनिक स्टेज में से देख सकते हैं। जनरली ये चेंज हो जाता है सूडो यूनिपोलर में। सूडो यूनिपोलर क्या है कि आपका ये एक्सॉन बॉडी है और उसके बाद एक प्रोसेस इसमें निकली और ये प्रोसेस इस तरीके से 2 प्रोसेस में टूट गई। तो ये आपको 2 प्रोसेस दिखाई देगा, ऐसे और ऐसे। तो ये है एक स्ट्रक्चर जो आपका बना है। तो ये सेंसरी रिसेप्टर है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस सेंसरी रिसेप्टर से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ को चला जाता है स्टिमुलस। ये स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो हमारे डोर्सल रूट गैंग्लियन में, सेंसरी गैंग्लिया ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, क्रैनियल नर्व्स के सेंसरी गैंग्लिया में, और जो हमारा डोर्सल रूट गैंग्लियन है, गैंग्लिया मतलब नर्व्स जो इकट्ठा हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, उन्हें हम गैंग्लियन कहते हैं, तो वहां प्रेजेंट होता है। फिर हम देखेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में ये आपका सेल बॉडी है और सेल बॉडी से 2 प्रोसेसेस निकली हैं, एक प्रोसेस आपकी एक्सॉन और एक है डेंड्राइट। तो इसे आप कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें हैव 2 प्रोसेसेस, 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन विद द सेल बॉडी इन बिटवीन, बीच में सेल बॉडी होगी। They are rare and occur in special sensory organs such as retina, olfactory epithelium और NRI। तो ये बहुत रेयर है और सिर्फ रेटिना, olfactory epithelium और NRI में प्रेजेंट है। ये आपका विजन, स्मेल, हेयरिंग, जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वहां आपको ये बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया वो हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। सबसे ज्यादा हमें मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप न्यूरॉन है, एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्राइट प्रेजेंट हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है, कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स और ग्लैंड। तो मसल्स और ग्लैंड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन जाती है, मतलब जब हमने जो हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने देखा कि जब हमारा हाथ किसी गर्म प्लेट पे पड़ता है और जब हम हटाते हैं तो ये जो हाथ हटाने का जो सिग्नल आता है वो हमारे ब्रेन से आता है, और वो ब्रेन से किसके थ्रू आता है, वहां जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस सेंसरी मसल्स के पास लाता है या उस ग्लैंड के पास लेकर आता है जिससे काम करवाना। कुछ हमारे पास दूसरे टाइप के न्यूरॉन भी प्रेजेंट है जिन्हें एनाक्सोनिक न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स मल्टीपल डेंड्राइट होते हैं लेकिन इनमें कोई एक्सॉन प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखिए, डेंड्राइट बहुत सारे प्रेजेंट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन एक्सॉन प्रेजेंट नहीं होता है। दे डू नॉट जनरेट अ टिपिकल एक्शन पोटेंशियल, इंस्टेड दे फंक्शन मेनली टू मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल विद इन द सीएनएस। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते हैं, बस मॉड्यूलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को। These neurons are found in the brain and retina. ये हमारे ब्रेन और रेटिना में प्रेजेंट है। They help in local signal integration and processing. तो ये हमारे ब्रेन और रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम जब न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो 3 टाइप के हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्हें एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जिन्हें इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, एफरेंट मतलब सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को सीएनएस की तरफ को लाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ को लाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इन्हें आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन
फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सीएनएस की तरफ को लाते हैं। दे डिटेक्ट टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, साउंड, स्मेल एंड इंटरनल केमिकल चेंजेस। जितनी भी हमारे सेंसरी चीजें हैं जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इंटरनल, ये सारे के सारा जो सिग्नल लेकर आते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स लाते हैं। ये यूनिपोलर होते हैं या सूडो यूनिपोलर होते हैं, हेल्पिंग इन फास्ट इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत तेजी से इम्पल्स ट्रांसमिशन करते हैं। Their cell bodies are located in the dorsal root ganglion और cranial sensory ganglion। कन्वर्ट करते हैं स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिक सिग्नल में और भेजते हैं सीएनएस की तरफ। ये है हमारा सेंसरी इनपुट। ठीक है, जैसे हमने ये क्या किया, हमने इसे स्मेल किया, तो स्मेल करके हमें पता चला कि ये पीने लायक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं उन्होंने इसको सीएनएस की तरफ, ब्रेन की तरफ को भेजा है इस स्मेल को। फिर जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इन्हें हम इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, जो क्या करती हैं, इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को सीएनएस से मसल्स की तरफ या ग्लैंड्स की तरफ या इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ को लाती हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में और ग्लैंड सिक्रीशन में काम करती हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन इसमें होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं और एक लॉन्ग एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ये है आपकी मोटर आउटपुट। मतलब मोटर न्यूरॉन ने, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन को काम दिया कि वो जाके क्या करें, मसल्स को, मतलब मसल्स से कहा कि इसे पिक करिए। जैसे हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट में है कि हम तुरंत अपना हाथ हटाते हैं, वो किसकी वजह से है, क्योंकि हमारे जो मोटर न्यूरॉन है उन्होंने आकर हमारे मसल को सिग्नल दिया कि हमें हट जाना है। फिर इंटरन्यूरॉन होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स जो सिर्फ सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। दे कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम न्यूरल सर्किट। ठीक है, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आपस में एक सर्किट है जो कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होता है आपका इंटरन्यूरॉन से। तो इंटरन्यूरॉन्स ये हैं, मोस्टली मल्टीपोलर होते हैं, हाईली ब्रांच्ड हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में काम आते हैं। दे प्ले की रोल इन रिफ्लेक्सेस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी ये काम करते हैं, ये सारे काम है इनके। They form the largest group of neuron, ensuring smooth communication within the CNS। ये हमारा नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया और जितने भी हमारे टिश्यूज थे, जितने एनिमल टिश्यूज थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।